अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा एडिटोरियल का सेशन 4 मार्च 2024 के 3 एडिटोरियल्स हैं और इसमें एडिटोरियल्स की जो टाइटल हैं प्राइम मिनिस्टर्स चैलेंज, और इसके बाद सेकंड नंबर पे होगा क्लोज टू मिडनाइट। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हवाले से है, और जो सेकंड नंबर पे है ये क्लोज टू मिडनाइट, ये यूक्रेन के मुतालिक है। रशिया और यूक्रेन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक साइड पे रशिया है, दूसरी साइड पे अमेरिका और उसके अलाइज़ हैं, या आप नेटो की फोर्सेस का आप कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा एडिटोरियल होगा ये है लूजिंग हिस्ट्री। ये एंटीक्स के हवाले से है, जो पाकिस्तान में एक मोनूमेंट या फिर आप हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, एंटीक्स हैं, जो प्री हिस्टोरिक एक आप कह सकते हैं कि यादगार चीज़ें हैं, उनको महफूज करने के हवाले से है। डिटेल में जाने से पहले आपको चूँकि मैं ही ये एडिटोरियल्स कवर कर रहा हूँ, तो आपको अपनी थोड़ी प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ। पीएचडी फाइनेंस और सीएमए, एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस और मास्टर इन कॉमर्स इज़ माय क्वालिफ़िकेशन। और ये आपकी एडिटोरियल की लेक्चर सीरीज़ जो है ये डेफिनेटली वर्कआउट करेगी। आपके करंट अफेयर्स अपडेट होंगे, जनरल नॉलेज, इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ ग्रामर, और इसके अलावा वोकेबलरी डेफिनेटली जो मेन हमारा फोकस है। और इसके अलावा जो डिफरेंट आपके पाकिस्तान में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, सीएसएस पीएमएस के इंक्लूडिंग, और बाकी आइट्स के हवाले से आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है इन एडिटोरियल्स की सीरीज़ को फॉलो करने से। और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ और थारोली अगर आप डेली बेसिस पे इन पे इंटरेस्ट लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ये फ़ायदे होंगे। अब हम चलते हैं पहले एडिटोरियल की तरफ, और ये हमारा एडिटोरियल है प्राइम मिनिस्टर्स चैलेंज, यानी कि वज़ीर आज़म का जो मुश्किल वक्त है या जो उसको चैलेंज दरपेश है वो क्या है। पहले एडिटोरियल में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो हैं कंटेंशियस, जिसको हम कहते हैं मुतनाज़ा या बोन ऑफ कंटेंशन। आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा इडियोमेटिक, यानी कि फसाद की जड़। तो ये कंटेंशन यानी कि फसादात, तनाज़ात, ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। और इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूटेबल, कंट्रोवर्शियल, और इसके एंटोनिम्स हैं एग्रीएबल, हारमोनियस। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड, बड़ा प्यारा वर्ड है हमारा हॉकिश। हॉकिश, हॉकिश का मतलब होता है जंगजू, जो लड़ने वाला हो, और ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। और इसके सिनोनिम्स हैं एग्रेसिव और मिलिटेंट, यानी कि जो अटैक करते हूँ, अग्रेशन शो करते हूँ। इसके एंटोनिम्स हैं डोविश और पैसिफिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये भी अच्छा वर्ड है, एक वोकेबलरी में एडिशन है, फ्रेजल्ड। फ्रेजल्ड का मतलब होता है परेशान होना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। और इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रेस्ड, एग्जॉस्टेड, जबकि एंटोनिम्स हैं काम, कंपोज्ड। नेक्स्ट एक और एडिशन है हमारी वोकेबलरी में, ग्रिट, GRIT, ग्रिट, जिसका मतलब होता है दबाव, परेशान होना। और इसके सिनोनिम्स हैं डिटर्मिनेशन, करेज। और इसका एंटोनिम है कोवार्डाइस और टिमिडिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैज़्म, CHASM, कैज़्म। कैज़्म होता है खला, दो किनारों के दरमियान में जो खाली जगह है, या दो किनारे हैं और उनके दरमियान में जो खाली जगह है। जिस तरह दरिया की दो साइडें होती हैं और उसके दरमियान पानी बहता है, तो दरमियान वाली जगह को कैज़्म कहते हैं। ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। अबिस, अबिस होता है किसी चीज़ का गहराई होना, या उसका जो बॉटम है उसको भी अबिस कहते हैं। और गल्फ़, दो किनारों के दरमियान का एरिया, गल्फ़। और इसके एंटोनिम्स है ब्रिज, कनेक्शन। नेक्स्ट हमारे जो वर्ड्स हैं वो हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये कहते हैं कि किसी आपके पास किसी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, 3-4 कंपनीज़ में आपने इन्वेस्ट किया हो, 3-4 कंपनीज़ का स्टॉक्स आपके पास हैं, या 3-4 किस्म की डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो उनको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। उर्दू में तो इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है पुरतफारी, लेकिन ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपके पास एक बंडल ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ हो तो उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। सिनोनिम्स हैं कलेक्शंस और असॉर्टमेंट, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं सिंगल और इंडिविजुअल, जबकि
यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा चीज़ों का बंडल, तो यहाँ पे एंटोनिम से आपको इसके मीनिंग क्लियर हो जाते हैं, जबकि सिंगल और इंडिविजुअल एक वाहिद होता है, जबकि इसमें ज़्यादा है। डिश आउट, डिश खाने से होता है, डिश आउट का मतलब है खाने की चीज़ को आउट कर देना, यानी कि तकसीम कर देना। फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है ये। डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना सिनोनिम्स हैं। कोलेक्ट और गैदर इसके एंटोनिम्स हैं। फेवर्स, किसी को सहारा देना, किसी का फ़ायदा करना, मुआवनत करना, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। असिस्टेंस और सपोर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। अपोजिशन और हिंड्रेंस इसके एंटोनिम्स हैं। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट होता है जानबूझ कर, कसदन, इरादतन, ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। कंसीडर और कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट ये हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं हेस्टी और इम्पल्सिव। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वर्ड, ये भी अच्छा वर्ड है, टाइट रोप। टाइट रोप का मतलब होता है कि एक मुश्किल वक्त या फिर एक ऐसी तनाव की हालत जिसमें आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। सिनोनिम्स इसके हैं बैलेंसिंग एक्ट और डायलेमा, जबकि एंटोनिम्स हैं स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारे वर्ड है कंटोरस। कंटोर्स, कंटोर्स का मतलब होता है खाका, किसी चीज़ का स्केच बनाना, ढांचा बनाना। जिस तरीके से लेड पेंसिल से आप कोई ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटूर्स। और ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। आउटलाइन और शेप इसके सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरगिनम। इंटरगिनम यानी कि ये किसी चीज़ के तसलसल को जो गैप होता है उसको कहते हैं इंटरगिनम, यानी कि दो जगहों के दरमियान में जो फासला हो, इसको इंटरवल और हाइटस भी कहते हैं। ये सिनोनिम्स हैं इसके। कंटिन्यूटी और सक्सेशन इसके एंटोनिम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड विक्टिमाइज, किसी को शिकार बनाना, किसी को कुर्बानी का बकरा बना देना या कुर्बानी की डिमांड कर देना, विक्टिमाइज कर देना किसी को, यानी कि टारगेट कर लेना। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। प्रोसिक्यूट और हैरास इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोटेक्ट और डिफेंड इसके एंटोनिम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट भी हमारा एक अच्छा वर्ड है जो वोकैबुलरी में ऐड हो रहा है, वो है हब्रिस। हब्रिस का मतलब होता है गरूर, जो मुतकब्बिर हो, जो सख्त मजाज हो, हब्रिस उसको कहते हैं। ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। और एरोगेंस और प्राइड इसके सिनोनिम्स हैं। ह्यूमिलिटी और मोडेस्टी इसके एंटोनिम्स हैं। मिस कैलकुलेशन का मतलब होता है जब आपने हिसाब किताब लगाया हो वो एग्जैक्ट ऐसा ना हो रहा हो तो उसको कहते हैं मिस कैलकुलेशन, गलत हिसाब हो जाना। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। मिस्टेक और एरर सिनोनिम्स हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एंटोनिम्स हैं। चलें जी, अब हम रेगुलर अपने एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स चैलेंज, यानी कि वज़ीर आज़म का मुश्किल वक्त या उसका वज़ीर आज़म का मसला। द न्यू प्राइम मिनिस्टर, नया वज़ीर आज़म, हैज़ टेकन द व्हील। हैज़ टेकन द व्हील एज इडियोमेटिक यूज़ हुआ है। टेकन द व्हील यानी कि जो पहिए पर काबू कर लिया है, यानी पहिए पर वो सवार हो चुका है या बैठ गया है। इट्स मीन कि वो जो गवर्नमेंट की मशीनरी की गाड़ी है उसके ऊपर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, इसका ये मानी निकलता है। ही मस्ट स्टीयर, स्टीयर स्टीयरिंग से निकला है। जिस तरीके से आप स्टीयरिंग से घुमाते हैं तो गाड़ी चलती है। स्टीयर किसी चीज़ को लेके जाना, डायरेक्शन देना। ही मस्ट स्टीयर उसको लाजमी तौर पर लेके जाना चाहिए पाकिस्तान को टू कामर वाटर्स, ऐसे पानियों में जहाँ पे कामर हो, यानी कि काम हो, सुकून हो, यानी कि जो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन से वो निकाले। बहुत प्यारा ये सेंटेंस है। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है उसको ये करना चाहिए। फॉलोइंग अ डीपली कंटेंशियस इलेक्शन, जो मुतनाज़ा किस्म के इंतखाबात हैं, यानी कि इंतहाई मुतनाज़ा किस्म के इंतखाबात के बाद द अपोजिशन सीम्स, जो मुखालिफ जमात है वो दिखाई देती है, टू बी इन नो मूड, कि वो इस मूड में नहीं, वो इस मजाज में नहीं, मूड का मतलब मजाज, टू लेट हिम गेट कंफर्टेबल, कि वो जो मुतमैन हो सके या आसान बैठ सके, इन हिज सीट, अपनी वो जगह पर जो उसको मसनद मिली है। ही कैन एक्सपेक्ट, वो उम्मीद कर सकता है। अ टफ फाइट, एक मुश्किल जंग, ओवर एवरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन, जो भी कानून साजी करेंगे उसके ऊपर। हिज गवर्नमेंट ब्रिंग्स
टू पार्लियामेंट, जो भी उसकी हुकूमत पार्लियामेंट में लेके आएगी। इनफैक्ट असल में सम ऑफ मोर हाकिश ला मेकर, जो जंगजू किस्म के कानून बनाने वाले हैं, उनमें से कुछ अफिलेटेड विद द पीटीआई, जो पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, हैव मेड इट क्लियर, उन्होंने बहुत वाज़े कर दिया है, दे डू नॉट इंटेंड टू अलाउ, कि वो इरादा नहीं रखते कि वो इजाज़त दें हिम, उसको यानी वज़ीर-ए-आज़म को, टू फंक्शन एट ऑल, कि वो किसी तरह से भी काम कर सके। रिगार्डलेस, इसको छोड़ दें, यानी कि इसको तो बिल्कुल साइड पे कर दें। द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अफोर्ड, जो वज़ीर आज़म है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके ये बस की बात नहीं या बर्दाश्त नहीं कर सकता, टू लेट हिम सेल्फ गेट फ्रेजल्ड, कि वो परेशान हो, यानी कि इस सूरत हाल से वो दो चार हो। फ्रेजल्ड का मतलब परेशान होना। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, टू ब्रिज द गैपिंग पॉलिटिकल कैज़, कि वो इस सियासी फासलों को कम करे, उसके ऊपर पुल का रोल अदा करे, एंड रिस्टोर सम सेंस ऑफ यूनिटी, और कुछ इत्तेहाद का एहसास पैदा करे विद इन द नेशन, कौम के अंदर। एज ही अटैम्प्ट्स टू टैकल, जैसा कि वो कोशिश करता है कि वो हैंडल करेगा, उसको काबू करेगा, इट्स हिस्टोरिक सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, अपने मुआशी और मुआशती यानी मुआशी और समाजी जो मसाइल हैं। इट विल विदाउट अ डाउट, इट विल ये होगा विदाउट अ डाउट, बगैर किसी शक के, रिक्वायर इमेंस ग्रिट, रिक्वायर ये डिमांड करता है, ये चाहता है, इमेंस वसी, ग्रिट, ग्रिट का मतलब दबाव, अ लार्ज हार्ट और एक बड़ा दिल, टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड एज वन, एक इकाई के तौर पर मुल्क को आगे लेके चले। सिंस, चूँकि मिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ चोज़न टू लीड, शहबाज शरीफ ने ये इंतखाब किया है कि वो रहनुमाई करेगा, कौमा, ही शुड डिमॉन्स्ट्रेट, उसको चाहिए कि वो मुजाहरा करे, डिमॉन्स्ट्रेट मुजाहरा करे, दिखाए, दैट हिज सेकंड टर्म, कि ये उसकी दूसरी बारी, विल बी बेटर दैन द फर्स्ट, पहले वाली बारी से बेहतर होगी। ही मस्ट अपॉइंट अ कैबिनेट, उसको एक ऐसी कैबिनेट का इंतखाब करना चाहिए, ऑफ कैपेबल इंडिविजुअल्स, जो काबिलियत रखने वाले अफराद हों, चोज़न नॉट फॉर देयर प्रॉक्सिमिटी टू द शरीफ क्लैन, वो इसलिए ना चुने जाएं कि वो शरीफ ख़ानदान की इताअत करें या उनकी फर्मा बरदारी करें, बट लेकिन फॉर हाउ वेल सूटेड दे आर टू मैनेज, कि वो किस तरीके से इस मामले को मैनेज करता है, द पोर्टफोलियोज़ हैंडेड टू दैम, कि जो उनको अख्तियारात दिए जाएं वो कैसे उसको लेके चलते हैं। दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिश आउट, ये वो वक्त नहीं है कि तकसीम की जाएं मिनिस्ट्रीज़, वजारतें, एंड इम्पोर्टेंट ऑफिस और एम ऑफिस, एज पे बैक फॉर पोलिटिकल फेवर्स, जो सियासी सरमायाकारी के बदले में जो उनको फ़ायदा दिया जाए। द PDM गवर्नमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत, ऑफर्ड एम्पल लेसन्स, उन्होंने काफ़ी सबक दिए, एम्पल का मतलब काफ़ी, लेसन्स ऑन वाई दिस वुड बी पुअर मिस्टेक, कि ये एक बहुत कमज़ोर गलती होगी, टू रिपीट, कि वो दोहराए, ड्यूरिंग अ क्राइसिस पीरियड, जो मुश्किल वक्त है, जो इंतहाई कठिन वक्त है, कंसीडरिंग, इस पर गौर करते हुए, हाउ मच हैज़ बिन प्लेस्ड एट स्टेक, कि कितना ज़्यादा जो है वो खतरा मोल लिया गया है, फॉर शरीफ टू गेट अ सेकंड चांस टू डिलीवर, शरीफ ख़ानदान के लिए कि उनको दूसरा मौका दिया जाए ताकि वो कोई काम कर सकें। ही मस्ट डेलिब्रेट विथ ग्रेट केयर, उसको इंतहाई ध्यान के साथ और ख्याल के साथ चलना होगा, ऑन हु विल गेट हिम द रिजल्ट्स, ताकि जो उसको कोई नताइज दे सके, बीइंग एक्सपेक्टेड फ्राम हिज गवर्नमेंट, जो उसकी हुकूमत से लोगों की तवक्को है। ही शुड रिमेंबर, उसको याद रखना चाहिए, दैट हिज गवर्नमेंट विल बी वॉकिंग, कि उसकी गवर्नमेंट चलेगी,
टाइट रोप, एक तंग गली में तंग रास्ते पर, पॉलिसी कन्फ्यूजन कैन क्विकली स्नोबॉल इनटू अ नेशनल डिज़ास्टर, यानी कि पॉलिसी बनाने के लिए जो उलझन होगी ये तेज़ी से लेके जा सकती है अ स्नोबॉल इनटू अ नेशनल डिज़ास्टर, कि एक छोटी सी जो गलती होगी वो बहुत बड़ी बन के साबित होगी और कौम को तबाही की तरफ ले जाएगी। द PDM's लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर वाज अ केस इन पॉइंट। इस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो पिछला वज़ीर ख़जाना था वो एक केस स्टडी है या केस समझने के लिए काफ़ी है। हिज अदर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है वुड बी, ये होगी टू स्टार्ट शेपिंग द कंटूर्स, कि वो ऐसा खाका बनाए या खाका बनाने की शुरुआत करे अब पाकिस्तान की इमीडिएट पॉलिटिकल फ्यूचर, जो फ़ौरन से जो सियासी मुस्तकबिल का तयन करे, सच दैट द कंट्री कैन स्टार्ट, ताकि मुल्क शुरू कर सके टू मूव ऑन फ्राम द bitter unraveling of its socio-political order that marked the interregnum between the April 8, 2022 and March 3, 2024। अच्छा जी, ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसको बाई पार्ट कर देते हैं। ऑफ पाकिस्तान इमीडिएट पॉलिटिकल फ्यूचर सच दैट द कंट्री कैन स्टार्ट, ताकि मुल्क शुरू कर सके, टू मूव ऑन, कि ताकि वो आगे बढ़ सके, द बिटर अनरेवलिंग ऑफ इट्स सोशो पोलिटिकल ऑर्डर, जो इसका एक तलख ना बराबर होने वाला या ना मिटने वाला जो मुआशी और समाजी बेतरतीबी है या उसके अंदर तोड़ मोड़ हुई, दैट मार्क द इंटरगैनम, जिसने एक गैप पैदा कर दिया, एक फासला पैदा कर दिया बिटवीन अप्रैल 8, 2022, यानी कि ये वो वक्त है जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था और उस वक्त से लेके जब ये नया वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, यानी कि 4 आज है और आज हल्फ लिया है वज़ीर-ए-आज़म ने, तो इस हल्फ लेने और पिछले इमरान खान की हुकूमत जाने के दरमियान में जो जुल्म सितम हुआ उसकी तरफ इशारा है। दिस विल रिक्वायर, ये चाहेगा द PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से एंड इट्स अलाइड पार्टीज़, और इसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, टू, के वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि वो सबसे पहले और सबसे बिल्कुल जो टॉप है, पुट एन इमीडिएट एंड, ताकि वो फ़ौरन से ख़त्म करें, इख्तिताम करें, टू एनी प्लान्स, किसी भी मंसूबे का, टू फर्दर विक्टिमाइज द PTI, कि जो वो मंसूबा अगर रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद निशाना बनाने के लिए, जुल्म सितम के लिए, एंड आल्सो टू स्टार्ट अ प्रोसेस, और वो एक सिलसिला शुरू करें या वो एक जो है वो स्टार्ट करें प्रोसेस को, टू रिकनसाइल विद इट्स लीडरशिप, इसकी जो रहनुमा हैं उसके साथ बातचीत करें, एंड इट्स सपोर्टर्स, और इसके जो सपोर्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं PTI के, इवन इफ़ इट मीन्स टेकिंग द डिफ़िकल्ट फर्स्ट स्टेप, इवन इफ़, बावजूद इसके, इट मीन, इससे मुराद है टेकिंग द डिफ़िकल्ट फर्स्ट स्टेप, कि पहला जो कदम उठाना है वो बहुत मुश्किल है। इट हैज़ बिन रिपीटेडली कमेंटेड, ये कई दफ़ा ये वक्तन फ़वक्तन इस पर बहस की गई है, इस पर बात की गई है, दैट इट वाज द हब्रिस ऑफ द PDM कोलिशन, कि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका ये गरूर था, उनके इत्तेहादियों का, एंड इट्स बैकर्स, और जो इनको सहारा दिए हुए हैं, यानी यहाँ से मुराद फ़ौज है, दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वोटेड अगेंस्ट इन रिसेंट इलेक्शन, ये वही हैं यानी कि PDM और उनके सपोर्टर जिनके खिलाफ अभी आवाम ने वोट दिया था, यानी कि वो इनको नापसंद करते थे, अब वही पावर में आ गए। इट वुड बी अ ग्रेव मिसकैलकुलेशन, ये इंतहाई गलत हिसाब होगा, टू कंटिन्यू, कि वो जारी रखें, दिस रिगार्डिंग दिस, इस पहलू को वो अगर रिकॉर्ड नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर मेक्स एन अटैम्प्ट, जैसा कि नया वज़ीर-ए-आज़म एक कोशिश करता है, टू लीड द नेशन फॉरवर्ड, कि वो कौम को आगे लेके चले। मिस्टर शरीफ विल नीड टू शो, जो शरीफ मिस्टर शरीफ है, जनाब शरीफ साहब, विल नीड, उसको ज़रूरत होगी, टू शो इमेंस करेज, कि वो वसी हौसला दिखाए, इफ़ ही विशेज़, अगर वो ये चाहता है, टू बी रिमेंबर्ड वेल, कि उसको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए।
अब इस एडिटोरियल के हम ट्रांसलेशन वंस में कर लेते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म ने व्हील संभाल ली है, उसे पाकिस्तान को जल्द अज जल्द पानी को पुरसकून करने की तरफ ले जाना चाहिए। गहरे तनाज़ात वाले इंतखाबात के बाद ऐसा लगता है कि अपोजिशन उन्हीं अपनी नशिस्त पर आराम से बैठने देने के मूड में नहीं है। वो हर उस कानून साजी पर सख्त लड़ाई की तवक्को कर सकते हैं जो उनकी हुकूमत पार्लियामेंट में लाती है। दर हकीकत PTI से वाबस्ता कुछ ज़्यादा उकाबी कानून साजों ने वाज़ेह कर दिया है कि वो उसे काम करने की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखते। किता नज़र वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को परेशान होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सियासी इनखला को ख़त्म करे और कौम के अंदर इत्तेहाद का एहसास बहाल करे, क्योंकि वो इसके तारीख़ी, समाजी और मुआशी बहरानों से निपटने की कोशिश कर रहा है। बिलाशुबा मुल्क को एक तौर पर आगे ले जाने के लिए बेपनाह हिम्मत और बड़े दिल की ज़रूरत होगी। चूँकि शहबाज शरीफ ने क़यादत का इंतखाब किया है, इसलिए उन्हें यह साबित करना चाहिए कि उनकी दूसरी मुद्दत पहली से बेहतर होगी। उसे अहल अफराद पर मुश्तमिल काबीना का तकर्रुर करना चाहिए, जिसका इंतखाब शरीफ ख़ानदान से कुर्बत के लिए नहीं बल्कि इसलिए किया गया है कि वो उनके हवाले किए गए कलमदानों को संभालने के लिए कितने मौजू हैं। ये वक्त सियासी मफादात के बदले वजारतों और अहम दफातर को ख़त्म करने का नहीं है। PDM हुकूमत ने काफ़ी इसबाब पेश किए कि बहरान के दौरान में ये क्यों दोहराना एक नाक़िस गलती होगी। इस बात पर गौर करते हुए कि मिस्टर शरीफ को डिलीवर करने का दूसरा मौका हासिल करने के लिए कितना कुछ दाव पर लगा दिया गया है, उन्हें बहुत एहतियात के साथ इस बात पर गौर करना चाहिए कि उनकी हुकूमत से उनके नताइज की तवक्को कौन करेगा। उसे याद रखना चाहिए कि उसकी हुकूमत सख्त रास्ते पर चल रही होगी। पॉलिसी में इबहम तेज़ी से कौमी तबाही में बदल सकता है। PDM की आखिरी वजारत ख़जाना इसमें एक केस था। उनकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि वो पाकिस्तान के फौरी सियासी मुस्तकबिल के नक्शे को तश्कील देना शुरू करें, ताकि मुल्क अपनी समाजी सियासी तरतीब की तलख हल से निकलना शुरू कर सके, जिसने 8 अप्रैल 2022 से 3 मार्च 2024 के दरमियान वक्फा को निशान जद किया था। इसके लिए मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातों को सबसे पहले PTI को मज़ीद निशाना बनाने के किसी भी मंसूबे को फौरी तौर पर ख़त्म करने और उसकी क़यादत और उसके हामियों के साथ मफाहमत का अमल शुरू करने की ज़रूरत होगी, चाहे इसका मतलब मुश्किल ही क्यों ना हो। पहला कदम बारहा ये तबसरा किया गया है कि हालिया इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम ने PDM इत्तेहाद और उसके हामियों के खिलाफ वोट दिया। इसको नज़रअंदाज करते रहना एक संगीन गलतफहमी होगी, क्योंकि नए वज़ीर-ए-आज़म कौम को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर शरीफ अगर चाहते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से याद रखा जाए तो उन्हें बेपनाह जुर्रत का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी। ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। अब हम चलते हैं सेकेंड एडिटोरियल की तरफ, और इसका टाइटल है क्लोज टू मिडनाइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और तारीख़ी लिहाज से लर्निंग के लिए भी, और हालात हाज़िरा के हवाले से यूक्रेन की क्या सिचुएशन है, रशिया क्या सोचता है और आने वाले क्या रिस्क हो सकते हैं, पूरी दुनिया में कोई एटॉमिक वार की तरफ किस तरीके से हो सकता है कि ये दुनिया चली जाए। तो ये एक मुश्किल सिचुएशन है, इस हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है। अब हम चलते हैं, पहले इस एडिटोरियल के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको पहले हम देख लेते हैं। प्रोटैगोनिस्ट्स, अहम किरदार में, या आप ये कह सकते हैं कि की प्लेयर्स को भी कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट, की प्लेयर्स। ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। मेन करैक्टर्स, सेंट्रल फिगर्स, और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एंटेगोनिस्ट और एडवर्सरीज। रेजोल्यूशन, कोई करारदाद पेश करवाना या किसी मसले का हल तलाश करवाना, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। सोल्यूशन और सेटलमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट एंटोनिम है। ट्रबलिंग, परेशान कुन, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिस्टर्बिंग और वरीसम इसके सिनोनिम्स हैं। कंफर्टिंग और रीअश्योरिंग एंटोनिम्स हैं। स्पेक्ट्री होता है जो एकदम कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाती है, या कोई छत से मुसीबत गिर पड़े या आसमान से मुसीबत कोई आ जाए तो उसको जैसा कि कोई भूत आया हो, इसको एज ए नाउन यूज़ है। घोस्ट और अपैरिशन इसके सिनोनिम्स हैं। रियलिटी और सर्टेनिटी एंटोनिम्स हैं। न्यूक्लियर एटमी को कहते हैं, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। नॉन न्यूक्लियर और कन्वेंशनल जो है एंटोनिम्स हैं। इसके बाद है एडवर्सरीज, मुखालिफिन या दुश्मन, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अपोनेंट्स और राइवल्स, अलाइज और सपोर्टर इसके एंटोनिम्स हैं।
अनएनविएबल, एनवी का मतलब होता है किसी से हसद करना, एनवी या काबिल रश्क, जबकि अनएनविएबल जिसके ऊपर रश्क ना किया जा सके। गैर महबूब एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अनडिज़ायरेबल और अनप्लेजेंट इसके सिनोनिम्स हैं। डिज़ायरेबल, फेवरेबल एंटोनिम्स हैं। कम्बैटिव, जो झगड़ालू हो, लड़ाई करने वाला हो, उसको कम्बैटिव कहते हैं, या कम्बैट करना। कम्बैट फोर्स भी होती है, कम्बैट ड्रेस भी होता है, ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल, यानी कि जो गलबा पाने की कोशिश करता हो या कन्फ्रंटेशन करता हो, उसको कम्बैटिव भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स हैं ये। पीसफुल और कंसिलिएटरी एंटोनिम्स हैं। रैट्रिक है नेक्स्ट हमारा वर्ड, इनकलाबी खिताब या एक ऐसा जो मुद्दा जो किसी को पैगाम पहुंचाया जाए, रैट्रिक उसको कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। ओरेटरी और स्पीच, यानी जिसको बोल के ओरली कम्युनिकेट किया हुआ, ये सिनोनिम्स हैं। साइलेंस और इन आर्टिकुलेटेड कुलेटनेस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग होता है किसी पर अटैक करना, दहशतगर्दी करना, किसी पर वार करना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। फ्राइटनिंग और मिनेसिंग इसके सिनोनिम्स हैं। रीअश्योरिंग और इनकरेजिंग इसके एंटोनिम्स हैं। निगोशिएटेड, किसी से बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिस्कस्ड और बारगेन्ड इसके सिनोनिम्स हैं। इम्पोज्ड और डिक्टेटेड एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेटलमेंट। सेटलमेंट होता है किसी चीज़ से मुआहदा करना या उसको सेटल करना, मसले का हल करना। एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट इसके एंटोनिम्स हैं। एनसर्कल, किसी चीज़ को घेर लेना, यानी कि ये पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज कोई आबादी है तो उसको एनसर्कल कर लें, उसके गिर्द घेरा कर लें, तो उसको कहेंगे एनसर्कल। एज वर्ब यूज़ हुआ है। सराउंड और एनकम्पास इसके सिनोनिम्स हैं। लिबरेट और फ्री इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा अच्छा वर्ड है कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन, ये किसी चीज़ को आग लगाना या किसी मामले को भड़काना, बढ़ाना, कन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। और एज ए नाउन यूज़ हुआ है। फायर और ब्लेज इसके सिनोनिम्स हैं। पीस और कामनेस एंटोनिम्स हैं। मासिव, बड़ी तादाद में होता है, बड़ी अमाउंट में होता है, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इनर्मस और कोलोसल इसके सिनोनिम्स हैं। टाइनी और नेग्लिजिबल इसके एंटोनिम्स हैं। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, और ये है क्लोज टू मिडनाइट, यानी क्लोज टू मिडनाइट, जो आधी रात के करीब हो या आधी रात की तरफ चला जाए। द यूक्रेन वार, यूक्रेन की जंग, हैज़ एंटर्ड, दाखिल हो चुकी है, इट्स थर्ड ईयर, अपने तीसरे साल। विद नो साइंस ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन, जिसके कोई भी निशानात या इम्कानात नज़र नहीं आते, जिसका पुरअमन कोई हल निकल आए। इफ़ एनीथिंग, अगर कोई भी चीज़, द प्रिंसिपल, सबसे बड़ी चीज़, प्रोटैगोनिस्ट जो हैं, यानी कि द प्रिंसिपल प्रोटैगोनिस्ट, जो इसके मेन किरदार हैं या जो इसके बड़े हिस्सादार हैं, यूक्रेन एंड इट्स नेटो बैकर्स, यानी कि जो यूक्रेन खुद और इसके जो नेटो बैकर्स हैं, नेटो और नेटो को बैक करने वाले अमेरिका और उसके एलाइज। ऑन वन साइड, ये एक तरफ है, यानी कि यूक्रेन, नेटो और उसको बैक करने वाले, जबकि रशिया ऑन द अदर, दूसरी साइड पर रशिया है। अपीयर टू बी डिगिंग, ये ऐसे लगता है जैसे वो खुदाई कर रहा हो। इन फॉर द लॉन्ग हॉल, ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। इन अ ट्रबलिंग इंडिकेशन, एक दुश्वार जो इलामात हैं, ऑफ जस्ट हाउ डेंजरस, कि किस तरह ये ख़तरनाक, दिस कन्फ्लिक्ट, ये झगड़ा, रिमेन्स, रहता है, टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया के अमन के लिए, पूरी दुनिया की इस्तेहकाम के लिए। रशियन प्रेसिडेंट, रशिया का जो सदर है, व्लादिमीर पुतिन, जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन है, रेजिंग द स्पेक्ट्री, उसने इस मामले को और उठा दिया है या एक अचंभे की बात कर दी है, ऑफ न्यूक्लियर वार, एक एटमी जंग का, लास्ट थर्सडे, पिछली जुमेरात को, ड्यूरिंग एन एड्रेस टू हिज नेशन, एक खिताब में जब वो अपनी कौम से कर रहा था। शुड बी एनफ, ये काफ़ी होना चाहिए, टू गेट नेशनल एक्टर्स, टू गेट रेशनल एक्टर्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज, कि जो दुनिया पर किरदार हैं बड़े, जो वो स्टेज पर बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए, टू रीडबल देयर एफर्ट्स, कि वो अपनी कोशिशों को और तेज़ कर दें। रीडबल, तेज़ कर दें, डबल होता है, यानी कि डबल करना, तेज़ कर दें। डबल अप किसी को कहते हैं, वो चल रहा हो तो आप उसको कहें डबल अप, दौड़ो,
तो रीडबल यानी कि और तेज़ दौड़ो, यानी कि उन कोशिशों को और तेज़ कर देना चाहिए। देयर एफर्ट्स, अपनी कोशिशों को, टू एंड, ताकि वो ख़त्म करें, द यूक्रेन वार, यूक्रेन की जंग को, इन एन ओमनियस मैसेज, जो एक वाज़ेह पैगाम है, टू हिज वेस्टर्न एंड यूक्रेनियन फोर्स, जो कि एक वाज़ेह पैगाम है किसको, टू हिज वेस्टर्न एंड यूक्रेनियन फोर्स, फोर्स होता है दुश्मन, ठीक है, जो रशिया ने अपने मगरबी और यूक्रेन के दुश्मनों को पैगाम दिया। मिस्टर प्यूटन रिमाइंडेड दैम, मिस्टर प्यूटन ने उनको याद दिलाया दैट के वी आल्सो हैव वेपन्स, हमारे पास भी हथियार हैं, दैट कैन हिट टारगेट्स, जो कि हदफ को हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ऑन देयर टेरिटरी, उनकी सरजमीन पर, वाइल स्पेसिफिकली मैंशनिंग, जब खसूसन वो जिक्र कर रहा था, हिज कंट्रीज न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, जब वो अपने न्यूक्लियर यानी कि एटमी असासों की जो सलाहियतें हैं या जो वो पोटेंशियल रखते हैं उसका वो जिक्र कर रहा था। ही आल्सो रिमाइंडेड, उसने ये भी याद दिलाया, हिज एडवर्सरीज, अपने दुश्मनों को, टू रशियाज़ हिस्टोरिकल फूज, यानी कि जो उसके तारीखी दो रशिया के दुश्मन थे उसका उसने याद दिलाया। नेपोलियन एंड हिटलर, दो का जिक्र किया, जो कि नेपोलियन और हिटलर हैं, सफ़र्ड, जो कि उन्होंने जो बर्दाश्त किया या उन्होंने उठाया, वाइल ट्राइंग, जब कोशिश करते हुए, टू कंक्वायर, के वो फतह करें, हिज कंट्री यानी कि रशिया को, उसके मुल्क को। द रशियन रूलर्स, रशिया के जो हुक्मरान हैं, कम्बेटिव रेट्रिक, जो उनका रेट्रिक है यानी कि जो उनका एक स्टैंस है, इनकलाबी जो खिताब होता है, यानी कि जो उनके दुश्मन है या जो उनके लड़ने वाला जो एक यादें हैं, इज़ आ लाइकली रिएक्शन टू, जो कि एक मुमकिन तौर पर एक रद्द अमल है, टू फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन्स रीसेंट कमेंट्स, जो फ्रांस के सदर के, जिसका नाम मैक्रोन है, उसके अभी के जो एक कमेंट्स हैं, जो उसने कमेंट पास किए या उसने बहस की या उसने अपना इशारा किया, एट आ नेटो मीटिंग, नेटो की जब मीटिंग हो रही थी, दैट वेस्टर्न ट्रूप्स, के जो मगरबी जो फौजी हैं, कुड फाइट इन यूक्रेन, वो यूक्रेन में लड़ सकते हैं। द मेयर आइडिया, सिर्फ जो ये ख्याल है, ऑफ न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, के एटमी असासों का जो वो रख दिए जाएंगे या सामने लेकर आए गए, डिप्लॉय करेंगे उनको, मैदान में लाएंगे, बाई हैवीली आर्मड मिलिट्रीज़, जो ऐसी आर्मीज़ हैं जो हैवी उनके पास यानी कि बहुत बारीक भरकम मिलिट्रीज़ हैं, इज़ फ्राइटनिंग, ये बहुत ख़तरनाक है, स्पेशली खसूसन व्हेन बोथ साइड्स टेक आ रिजिड पोजीशन, जब दोनों अतराफ से एक सख्त मौक़िफ़ लिया गया हो, दैट डज़ नॉट अलाउ मच रूम, जो ज़्यादा जगह भी ना देता हो या जिसके अंदर ज़्यादा गुंजाइश भी ना हो, फॉर आ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, के जिसमें कोई जो बातचीत के ज़रिए से हल निकाला जा सके। द वेस्ट थ्रेट, जो मगरबी ख़तरा है, ऑफ ब्रिंगिंग रशिया को लाने का, टू इट्स नीज़, घुटनों पर, इज़ अनलाइकली टू इंटिमिडेट मिस्टर प्यूटन, ये नहीं लगता कि वो मिस्टर प्यूटन को कोई ख़तरा महसूस करता हो या उस पर इंटिमिडेट करे या उसके ऊपर ऐसा हो सकता हो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें, मॉस्कोज एफर्ट्स, मॉस्को जो कोशिश कर रहा है, टू टेक अदर स्टेट्स, जो दूसरी रियासतें हैं उनकी वो ले टेरिटरी बाय फोर्स, इलाके को ताकत के ज़रिए से, इज़ आ रेसिपी फॉर कंटिन्यूड कन्फ्लिक्ट, यानी कि ये एक वजह है जिस जो लगातार एक तनाज़ा बन रहा है। द फैक्ट इज़, सच ये है, हकीकत ये है, दैट द यूक्रेन वार, कि यूक्रेन की जो जंग है, अलॉन्ग विद द ब्लड बाथ, जो कि कत्ले आम हुआ, इन द मिडल ईस्ट में यानी कि मशरिक़ वस्ता में, एंड द कन्फ्रंटेशन, और ये जो दुश्मनी है, जो लड़ाई है, बिटवीन द चाइना एंड ताइवान, चाइना और ताइवान में हो रही है, इज़ अमंगेस्ट द ग्लोबल हॉटस्पॉट्स, ये दुनिया में वो गर्म जगह हैं या गर्म पॉइंट्स हैं, वेयर, जहाँ
इवन अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज़ कि जहाँ पर दो जमातों के दरमियान में जंग लड़ाई माइट स्पार्क वो उठ सकती है या वो चिंगारी पकड़ सकती है, आग पकड़ सकती है। अ मच वाइडर कन्फ्लग्रेशन एक बहुत बड़ी शोलों वाली आग। दैट इज़ वाई यही वो वजह है इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ये पूरी दुनिया की जो ग्रोह हैं, जमातें हैं या लोग हैं उनके लिए बैनुल अक़वामी यानी कि जो इंटरेस्ट में है। दिस इज़ वाई यही वो वजह इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो पूरी दुनिया यानी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के फ़ायदे में है टू ब्रिंग दीज कन्फ्लिक्ट्स कि वो इन तनाज़ात को लाएँ टू अ पीसफुल क्लोज एक पुरअमन ख़ात्मे की तरफ और एल्स या तो फिर प्रिपेयर फॉर मासिव ट्रबलेंस कि वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं इन द ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर जो कि पूरी दुनिया के सियासी और मुआशी जो है वो तरतीब बदल सकता है। एनी लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन मस्ट एंटेल रशिया गिविंग अप यूक्रेनियन टेरिटरी। कोई एनी लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन मस्ट एंटेल कोई भी हल तलब या जो है लंबे अरसे के लिए जो हल है वो निकालना चाहिए ताकि रशिया छोड़ दे यूक्रेन के इलाकों को इट हैज़ ऑक्युपाइड जो उसने कब्ज़ा किया है। वाइल द वेस्ट शुड गिव मॉस्को जो मगरब है उसको मॉस्को को यकीन दहानी करानी चाहिए मॉस्को गारंटीज़ दैट इट डज़ नॉट सीक टू एनसर्कल इट कि वो इसका घेरा नहीं करेंगे। दीज पॉसिबिलिटीज़ ये जो मुमकिनात हैं करंटली सीम डिस्टेंट ये बहुत दूर के या दूर लगते हैं या ऐसा कोई हल नज़र आता नहीं दिखाई देता। एज बोथ साइड जैसा कि दोनों अतराफ़ हैव गॉन इन टू कोल्ड वार मोड वो दोनों एक सर्द जंग की तरफ जा चुके हैं। परहैप्स दिस इज़ वाई शायद यही वो वजह है एटॉमिक साइंटिस्ट जो एटमी साइंसदान हैं हैव पुट द डूम्सडे क्लॉक एट 90 सेकेंड्स कि उन्होंने जो क़यामत का एक जो क्लॉक है वो 90 सेकेंड यानी कि 90 सेकेंड्स से लेके टू मिडनाइट उन्होंने आधी रात पर लगा दिया है विद चांसेस यानी कि जिसके मुमकिनात हैं ऑफ टर्निंग बैक के वापसी के इट्स हैंड्स यानी कि वो हाथ वापस जाए डिमिनिशिंग रैपिडली और इसके जो चांस है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। अब उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं ज़रा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या बात हुई है। यूक्रेन की जंग तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है जिसके पुरअमन हल के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ भी है तो मरकज़ी किरदार एक तरफ यूक्रेन और उसके नेटो हिमायती दूसरी तरफ रूस तवील सफ़र के लिए खोदते दिखाई देते हैं। इस परेशान कुन इशारे में ये तनाज़ा आलमी इस्तेहकाम के लिए किस हद तक ख़तरनाक है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का गुज़श्ता जुमेरात को अपनी कौम से खिताब के दौरान जौहरी जंग के इम्कानात को बढ़ाना आलमी सतह पर अक़ली इदारों को अपनी कोशिशों को दुगना करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के लिए अपने मगरबी और यूक्राइनी दुश्मनों को एक मनहूस पैगाम में मिस्टर पुतिन ने उन्हें याद दिलाया कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जो उनकी सरजमीन पर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ख़ास तौर पर अपने मुल्क की जौहरी हमले की सलाहियतों का जिक्र करते हुए उसने अपने मुखालफिन को रूस के दो तारीख़ी दुश्मनों नेपोलियन और हिटलर की फ़ौजों को अपने मुल्क को फ़तह करने की कोशिशों के दौरान नाकाबिले तलाफ़ी अंजाम की याद दहानी। रूसी हुक्मरान की जंगी बयानबाजी नेटो के इजलास में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के हालिया तबसरों का मुमकिन रद्दमल है कि मगरबी फ़ौजी यूक्रेन में लड़ सकते हैं। भारी हथियारों से लेस फ़ौजियों की तरफ से जौहरी तैनाती का महज ख्याल ही खौफनाक है, ख़ास तौर पर जब दोनों फ़रीक एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं जो मुज़ाकराती तस्फ़िये की ज़्यादा गुंजाइश नहीं देता। रूस को घुटनों पर लाने की मगरब की धमकी मिस्टर पुतिन को डराने का इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ ताकत के ज़रिए दूसरी रियासतों के इलाके पर कब्ज़ा करने की मॉस्को की कोशिशें मुसलसल तनाज़ात का एक नुस्खा है। हकीकत यह है कि यूक्रेन की जंग मशरिक़ वस्ता में खून की हौली के साथ और चीन और ताइवान के दरमियान तसादम आलमी हॉट स्पॉट में से एक है जहाँ दो फ़रीक़ों के दरमियान तनाज़ा भी
वसी तर तसादम को जन्म दे सकता है। इसके लिए ये आलमी बरादरी के मफाद में है कि वो इन तनाज़ात को पुरअमन अंजाम तक पहुँचाए, वरना आलमी सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम में बड़े पैमाने पर इंतशार की तैयारी करे। किसी भी देर पा हाल के लिए रूस को यूक्रेन का इलाका छोड़ देना चाहिए जो उसने अपने कब्जे में ले रखा है, जबकि मगरब को मास्को को इस बात की ज़मानत देनी चाहिए कि वो उसे घेरने की कोशिश नहीं करेगा। ये इम्कानात फ़िलहाल दूर नज़र आते हैं क्योंकि दोनों फरीक सर्द जंग के मोड में चले गए हैं। शायद इसीलिए जौहरी साइंसदानों ने क़यामत की घड़ी को 90 सेकंड से आधी रात पर रखा है, जिसके पीछे हाथ फेरने के इम्कानात तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ, लूजिंग हिस्ट्री, यानी कि तारीख को किस तरह से खोया जा रहा है। प्रिजर्वेशन, किसी को महफूज करना, एज नाउन यूज़ हुआ है। कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्ट्रक्शन और नेगलेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं। डिजिटाइजेशन, यानी कि कोई मैनुअल आपके पास बुक्स वगैरह हों, उनकी जो डिजिटल डाटा बना लें या उनकी सॉफ्ट फॉर्म में बना लें तो उसको कहते हैं रकमी बनाना या डिजिटल बनाना। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिजिटलाइजेशन इसका सिनोनिम है। एनालॉगाइजेशन इसका एंटोनिम है। मॉडलिंग, किसी चीज़ का नमूना बनाना, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। शेपिंग, मोल्डिंग इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्ट्रक्शन और डिसफिगरमेंट इसके एंटोनिम्स हैं। एंटीक्विटी, एंटीक से निकला है एंटीक्विटी, यानी कि कदीमियत या जो ऐसी चीज़ जो अभी वजूद में ना हो, पुराने ज़मानों में पाई जाए, उसको एंटीक कहते हैं। एंशेंटनेस और एंटीकनेस इसके सिनोनिम्स हैं। मॉडर्निटी, नोवेलिटी इसके एंटोनिम्स हैं। प्री हिस्टोरिक, तारीख से कबल की बात है, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एंशेंट और प्रिमिटिव इसके सिनोनिम्स हैं। कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न इसके एंटोनिम्स हैं। एनग्रेविंग होता है किसी के अंदर नक्शो निगारी करना, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स इसके सिनोनिम्स हैं। इरोजन और ब्लैंकनेस इसके एंटोनिम्स हैं। जेपर्डी, खतरे का या किसी चीज़ को मुश्किल में डालना, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। रिस्क और डेंजर सिनोनिम्स हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी इसके एंटोनिम्स हैं। वॉल्यूम, हुजम को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्वांटिटी और अमाउंट इसके सिनोनिम्स हैं। स्कैरसिटी और शॉर्टेज इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स किसी पत्थर पर कढ़ाई का जो काम हुआ होता है उसको कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स, यानी कि पत्थरों पर जो काम हुआ होता है, जो एंशेंट या फिर एंटीक्स चीज़ों में हमें नज़र आता है, जो प्री हिस्टोरिक लोगों ने काम किया था। रॉक कार्विंग और रॉक आर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। स्मूथ स्टोन्स और प्लेन सरफेस इसके एंटोनिम्स हैं। अपैथी, बेपरवाही होना, लापरवाह करना किसी चीज़ से, ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। इंडिफरेंस और लिथार्जी इसके सिनोनिम्स हैं। कंसर्न और इंटरेस्ट एंटोनिम्स हैं। एक्सपेंशन, किसी चीज़ को वसी करना, एज नाउन यूज़ हुआ है। एनलार्जमेंट और ग्रोथ इसके सिनोनिम्स हैं। कंट्रैक्शन और रिडक्शन इसके एंटोनिम्स हैं। डॉर्मेंट, सुस्त होता है, जो सोया पड़ा हो, किसी चीज़ का काबू ख्याल ना हो, उसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इनएक्टिव और लेटेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एक्टिव और वेक इसके एंटोनिम्स हैं। शॉर्ट साइटेड, जो करीब नज़रिया, यानी कि शॉर्ट साइटेड, जो थोड़े टाइम के लिए आप प्लान बनाते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए आप नहीं सोचते, वक्ती अपने फ़ायदे का सोचते हैं, उन लोगों को कहते हैं शॉर्ट साइटेड। एज एडजेक्टिव है। मायोपिक और नैरो माइंडेड इसके सिनोनिम्स हैं। फार साइटेड और विजनरी जो पर्सन होता है उसको एंटोनिम है इसके। रील लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर इंतकाल करना, मुंतकिल करना, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। मूविंग, ट्रांसफ़र सिनोनिम्स हैं। फिक्सेशन और स्टैग्नेशन एंटोनिम्स हैं। कॉग्निसेंट शऊरदार, यानी कि जो पहचानता हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अवेयर, कॉन्शियस इसके सिनोनिम्स हैं। ऑब्लिवियस और अनअवेयर एंटोनिम्स हैं। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। लूजिंग हिस्ट्री, तारीख को खोना, तारीख को खोना, यानी कि लूजिंग हिस्ट्री। वाइल वी हैव हिस्ट्री स्ट्रीवन ऑल ओवर, हमने जो भी तारीख को देखा है, द डिबेट अराउंड, जो बहस है अराउंड प्रो प्रिजर्वेशन, यानी कि जो प्रिजर्वेशन किसी चीज़ को महफूज करने के हवाले से है। डेवलपमेंट, किसी चीज़ की तरक्की करना, इज़ नॉट लाउड इनफ, ये काफ़ी नहीं है। यानी कि जो अब तक हमने चीज़ें की हैं या जो बहस मुबहसा के तारीख के जो पुरानी चीज़ें उनको महफूज किया जाए, वो काफ़ी नहीं है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, वापडा एंटर्ड इनटू आ ₹46.5 मिलियन कल्चरल प्रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट। जो वापडा एक ऐसे मुआहदे में दाखिल हुआ या ऐसा एक मुआहदा किया जिसकी मालियत या कीमत जो है वो 46.5 मिलियन रुपीज़ है। और ये एक जो सकाफ़ती जो यादगारें हैं उनको महफूज करने के हवाले से।
विद आ कंसल्टेंसी फर्म, यानी कि एक जो मावनत करने वाली फर्म है, कंपनी है, फॉर द डिजिटाइजेशन, जिसमें डिजिटाइज किया जाएगा, एंड 3D मॉडलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट रॉक कार्विंग्स, यानी कि जो 3D मॉडलिंग में वो कन्वर्ट करेंगे जो रॉक यानी कि पत्थर पर जो एक कार्विंग हुई हुई थी, कढ़ाई हुई थी, उसको वो बदलेंगे, डिजिटलाइज करेंगे और 3D मॉडलिंग उसकी बनाएंगे विद इन द इम्पैक्ट जोन ऑफ द अपकमिंग डायमर भाषा डैम, यानी कि वो जो डायमर भाषा डैम बन रहा है उसमें, उसके एरिया में वो आके उनको ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे और उसको वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं डिजिटाइजेशन की तरफ। इट इज़ नो सीक्रेट, ये कोई राज की बात नहीं, दैट नॉर्दर्न पाकिस्तान की जो शुमाली पाकिस्तान है, इज़ अ वेल एंटिक्विटी कंप्राइजिंग इन नंबर एबल रॉक कार्विंग, वहाँ पर कई सारी जो पुरानी जो एंटीक्स हैं मौजूद हैं और बहुत सारी तादाद में रॉक पर जो कढ़ाई का काम हुआ है वो मौजूद है। अलबत्ता द अथॉरिटी इंटेंट्स, जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये इरादा रखती हैं टू डिवाइस अ कल्चरल हेरिटेज, कि वो एक कल्चरल यानी कि सकाफ़ती विरसे को बनाएं, मैनेजमेंट प्लान, एक इंतज़ामिया का मंसूबा, टू प्रिज़र्व प्री हिस्टोरिक एचिंग्स, कि जो खुदाई का काम हुआ है, जो तारीख़ से पहले का काम है, उसको वो महफूज करें। इस्टेब्लिश अ म्यूज़ियम, वो एक म्यूज़ियम बनाए, एंड इनकरेज कल्चरल टूरिज़म, और वो सकाफ़ती जो सैर व सियाहत है उसको बढ़ाएं। एक्सपर्ट्स बिलीव, जो माहिरीन हैं वो ये यकीन रखते हैं, दैट द डैम्स कंस्ट्रक्शन, कि जो डैम की तामीर है, मे पुट थाउजेंड्स ऑफ एंशेंट एनग्रेविंग्स इन जेपर्डाई, कि वो कई हज़ार पुरानी जो एनग्रेविंग्स हैं उनको ख़तरे में डाल सकती हैं या ख़राब कर सकती हैं। द वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल डैमेज, जो इस ख़तरे का या इस नुकसान का हुजम है, कैन बी असेस्ड, उस पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बाय द वास्टनेस ऑफ हेरिटेज, एक वसी विरसे से, इन द लोकेलिटी, जो उस इलाके में है, ओवर 50,000 रॉक कार्विंग्स, जो तकरीबन 50,000 चट्टानों पर काम का है, एंड 5,000 इंस्क्रिप्शन, और 5,000 जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो लिखाई के काम है, फ्राम द एपीप्लीथोरिक इरा, यानी कि जो तारीख से पहले का एक जिसको एपीप्लीथोरिक आप कह सकते हैं, अच्छा जी, एपीप्लीथोरिक इरा यानी कि जो बहुत पुराने कदीम अरसा से जिसका ताल्लुक़ है, टू बुद्धिस्ट टाइम्स, जो बुद्ध मत के दौर तक जाता है, लाई अलोंग द बैंक्स, यानी कि वो जो किनारों पर मौजूद है, पड़ा है, ऑफ द इंडस, यानी कि दरियाए सिंध के किनारे पर, विद आईबैक्स एंड शीप इम्प्रिंटेड, जिस पर आईबैक्स और जो भेड़ की तस्वीरें बनी हुई हैं, ऑन द अर्लीस्ट पेट्रोग्लिफ्स, यानी कि जो पत्थर पर किया गया काम है वो पहले से मौजूद है। पास्ट इंसिडेंट्स, जो गुज़श्ता वाक़यात हैं, ऑफ अपैथी, यानी कि जो लापरवाही की गई अपैथी, प्रोवाइड सफिशेंट रीज़न, वो काफ़ी वजह बयान करती है या काफ़ी वजह मुहैया करती है, फॉर कंसर्न, जिस पर सरोकार होना चाहिए या जिसका ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन 1999 जीटी रोड्स एक्सपेंशन, जीटी रोड की जब जनरल ट्रंक रोड जिसको कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का ये एब्रीविएशन है, जिसका फैलाव का काम हुआ, प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉयड 2 हिस्टोरिक वाटर पावर फैसिलिटीज़, उसमें 2 वाटर पावर जो सहूलियात थी उनको ख़राब किया गया, तबाह किया गया, एंड द कनेक्टिंग वाल्स, और उनसे मुंसलिक होने वाली दीवारें, ऑफ शालीमार गार्डन्स, जो शालीमार बाग हैं, वाइल इन 2020, जब 2020 की बात करें, WWF पाकिस्तान इंटेंस प्रेशर, WWF जो पाकिस्तान की एक फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत प्रेशर डाला, फोर्स्ड द गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट, उसने मजबूर किया गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को, टू अबॉर्ट जीप रैलीज़, कि वो जीप की रैलीज़ को ख़त्म करे, एंड पोलो फिस्टा एट
रामा इन अस्तोर, अस्तोर में रामा फिस्ता जो एक त्यौहार है उसको भी ख़त्म करें। वाइल वापडा इज़ आ हार्टनिंग प्लान, जबकि वापडा का जो ये प्लान है ये एक दिल जीतने वाला है ऑन पेपर लेकिन कागज़ पर है। द फैक्ट रिमेन्स, ये हकीकत अपनी जगह पर है, दैट द कल्चर एंड म्यूज़ियम डिपार्टमेंट, कि जो सकाफ़ती और जो म्यूज़ियम की डिपार्टमेंट है इन द टेरिटरी इज़ डोरमेंट, हमारे इलाके में या इस इलाके में इज़ डोरमेंट, वो बहुत सुस्त है। क्लियरली अथॉरिटीज़ डू नॉट रिग्रेट ओल्ड लैप्सेस, जो अथॉरिटीज़ हैं वो पुरानी गलतियों पर कोई पछतावा नहीं करती। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर, शॉर्ट साइटेड, ये जो करीब नज़री है यानी कि जो इसमें विजन नहीं है, पॉलिसीज़ थ्रेटन प्राइसलेस इनहेरिटेंस, कि वो उसकी कोई कीमत ही नहीं, यानी कि उसकी बेशबहा नुकसान पहुंचाया है उनकी पॉलिसियों ने, और एक ख़तरा बन गए हैं इस सकाफ़त को, एज़ परहैप्स शायद ओनली अ फ्यू एंशंट बॉर्डर्स, के जो सिर्फ चंद एक कदीम जो बॉर्डर्स हैं कैन बी रीलोकेटेड टू वापडा ऑफिस, वो वापडा ऑफिस में रखे जा सकते हैं। फर्दर मज़ीद ये कि डिजिटाइजेशन इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड, जो डिजिटाइजेशन का काम है उसको उलझाना नहीं चाहिए विद इन्वेस्टिंग इन रैलिक्स, जो ये जो हकीकत की जो रैलिक्स हैं यानी कि जो हकायक हैं उनमें इन्वेस्ट करने के हवाले से, एंड आइसोलेटेड सैम्पल्स, और जो अलग से एक नमूने लिए गए हैं, इम्पीड टूरिज़म एंड रिसर्च, वो टूरिज़म और जो सेहत है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज ट्रैक, गवर्नमेंट को अपना रास्ता बदलना होगा या तरीका बदलना होगा। इट मस्ट बिकम कॉग्निजेंट, इसको लाजमी तौर पर पहचानना चाहिए, ऑफ द एडवांटेजेस, उन फ़वाइद का, ऑफ प्रिजर्वेशन, जो महफूज करने का अमल है, रेज़ अवेयरनेस अबाउट साइट्स, वो मुख्तलिफ़ अहम जगहों के बारे में आगाही को बढ़ाएँ, इरेज्ड फ्राम स्टेट नैरेटिव्स, जो कि रियासत के बयानिया से हट गए हैं, एंड री इमेजिन प्रोग्रेस और तरक्की को मज़ीद बढ़ाना चाहिए, विद आ कंजर्वेशन मेथड, जिससे चीज़ों को मज़ीद महफूज किया जा सके। द एनफोर्समेंट ऑफ द एंटिकिटीज़ एक्ट 1975, जो इस एंटीक्स के बारे में एक्ट है, कानून है 1975 का, इसको भी इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, लागू करने की ज़रूरत है। विल इंश्योर स्मगलर, इस के लागू करने से ये यकीन दहानी होगी जो स्मगल करने वाले हैं। इसके अलावा वेंडल्स हैं एंड इम्प्रूडेंट प्लानर्स हैं, फेस द लॉ, जो इस तरह के इस चीज़ को तबाह करने वाले हैं या जो इसके ख़िलाफ़ प्लान करते हैं, उनको कानून का सामना करना चाहिए, यानी कि उनको सख्त सज़ाएं देनी चाहिए, जो एंटिकिटीज़ एक्ट 1975 बताता है। अब हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जबकि हमारी तारीख़ हर तरफ फैली हुई है, तहफ़्फ़ुज़ के हामी तरक्की के बारे में बहस काफ़ी बुलंद नहीं है। पिछले हफ्ते वापडा ने एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ 46.5 मिलियन रुपए का सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा किया, जिसमें आने वाले दयामर बादशाह डैम के असर वाले जोन के अंदर अहम चट्टानों की नक्शो निगार की डिजिटलाइजेशन और मॉडलिंग की गई। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान का शुमाली इलाका नवादरात असल में एंटिक्विटी के उर्दू में ट्रांसलेशन है का एक कुआं है जिसमें लातादाद चट्टानों के नक्शो निगार हैं। अगरचा अथॉरिटी पर प्रागैतिहासिक निकाशियों को महफूज करने, एक म्यूज़ियम कायम करने और सकाफ़ती सेहत की हौसला अफजाई के लिए सकाफ़ती विरसे के इंतज़ाम का मनसूबा वज़ा करने का इरादा रखती है। माहिरीन का ख्याल है कि डैम की तामीर से हज़ारों कदीम नकाशी ख़तरे में पड़ सकती है। मुमकिन नुकसान के हुजम का अंदाज़ा इलाके में मौजूद विरसे के वसअत से लगाया जा सकता है। 50,000 से ज़्यादा चट्टानों पर ओद से बुद्ध मत के दौर के 5,000 नोश्ता जात सिंध के किनारे एपी प्लियोलिथिक नक्शो निगार और भेड़ के नकूश कदीम तरीन पेट्रोग्लिफ पर हैं। आइबेक्स पड़े हैं जिनमें यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसलेशन में आपको जो है ना वो आगे पीछे वर्ड्स हुए हुए हैं, लेकिन जो मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी वो ज़्यादा क्लियर मीनिंग देती है। बेहिसी के माजी के वाक़यात की तशवीश की काफ़ी वजह फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर 1999 में
GT रोड के तोसी मनसूबे ने आबी तवानाई की 2 तारीखी तनसीबात और शालीमार गार्डन्स की मुंसलिक दीवारें तबाह कर दी, जबकि 2020 में WWF पाकिस्तान के शदीद दबाव ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को इसकात पर मजबूर कर दिया। अस्तोर में रामा में जीप रैलियाँ और पोलो फिस्टा अगरचा वापडा का कागज़ पर एक खुशकुन मनसूबा है, लेकिन हकीकत यह है कि इलाके में सकाफत और म्यूज़ियम का महकमा गैर फ़ाल है। वाज़े तौर पर हुकाम पुरानी गलतियों पर अफसोस नहीं करते। एक बार फिर दूर अंदेशी की पॉलिसियों से अनमोल विरासत को ख़तरा है, क्योंकि शायद सिर्फ चंद कदीम पत्थरों को वापडा के दफ्तर में मुंतकिल किया जा सकता है। मज़ीद डिजिटाइजेशन को कोशिशों में सरमायाकारी के साथ उलझन में नहीं डालना है और अलग थलग नमूने सियाहत और तहकीक में रुकावट है। हुकूमत को अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा, उसे तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद से आगाह करना चाहिए, रियासती बयानिए से मिटाए गए मकामात के बारे में बेदारी पैदा करना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार के साथ पेशरफ्त का दोबारा तसव्वुर करना चाहिए। नवादारात एक्ट 1975 का नफाज इस बात को यकीनी बनाएगा कि स्मगलरों, तोड़ फोड़ करने वालों और नाकिस मनसूबा साज़ों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ये थे हमारे तीनों एडिटोरियल। होप्स हो कि आपको इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ करंट अफेयर्स के जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें भी अपडेट मिलेगी। सो कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।